आईपीएम इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज के छात्रों, सुप्रभात। हिंदी आइलन की आपकी कक्षा में मैं मिसेस शालिनी श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। हिंदी लैंग्वेज के अंतर्गत आज हम जिस विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं वह विषय है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह, विराम चिन्ह किसे कहते हैं? आइए जानते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच में या अंत में किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ समझ लेते हैं। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान एवं भावपूर्ण हो जाती है। भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन्हें ही विराम चिन्ह कहा जाता है। हिंदी में प्रचलित प्रमुख विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं: पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह, लाघव चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, त्रुटिपूरक चिन्ह, विवरण चिन्ह। आइए इनको विस्तार से समझते हैं। पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। वाक्य के समाप्त होने पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एक वाक्य है हमारे पास, राम घर जाता है। यहाँ पे राम घर जाता है एक वाक्य पूर्ण वाक्य है। जैसे ही वाक्य पूर्ण हुआ इसके बाद हमने क्या लगाया? पूर्ण विराम का चिन्ह। पेड़ से हमें फल प्राप्त होते हैं। इसके बाद भी हमने किसका प्रयोग करेंगे? पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये वाक्य पूरे हो चुके हैं और पूरे होके समाप्त हो गए हैं। दूसरा चिन्ह है हमारा अर्ध विराम, सेमी कोलन। सेमी कोलन अर्थात जहां अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर तक रुकना पड़े, वहां अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। सूर्यास्त हो गया, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया। यहाँ पे सूर्यास्त के बाद हम थोड़ा सा रुके, कुछ क्षण रुके और उसके बाद हमने क्या किया? बाकी का जो वाक्य था वो पूरा बोला। तो ये जो थोड़ी सा जो हम जहाँ पे रुके हैं, थोड़ा सा जो हमारा ठहराव आया, वहां पे हमने अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया। दूसरा उदाहरण है, सूर्योदय हो गया, चिड़िया चहकने लगी और कमल खिल गए। तो यहाँ पे भी हम सूर्योदय हो गया के बाद थोड़ी देर के लिए रुके, इसलिए हमने यहाँ पे अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया। तीसरे चिन्ह की तरफ आते हैं, अल्प विराम अर्थात कॉमा। जहाँ थोड़ी सी देर रुकना पड़े वहां अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि नदी, पहाड़, खेत, हवा सब प्रकृति का रूप है। हम यहाँ पे नदी, पहाड़, खेत और हवा के बीच में थोड़ी थोड़ी देर के लिए रुके, तो इसलिए हमने यहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग किया। एक और उदाहरण देखते हैं, राम, सीता और लक्ष्मण जंगल गए। यहाँ पे हमने राम और सीता के बीच में थोड़ा सा ठहराव किया, थोड़ी देर रुके, इसलिए हमने यहाँ पे किस चिन्ह का प्रयोग किया? अल्प विराम के चिन्ह का प्रयोग किया। चौथा जो हमारा प्रश्न चिन्ह है उस पे आते हैं हम, जिसे हम क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है, अर्थात जिस वाक्य में हम कोई प्रश्न पूछ रहे होते हैं उसके अंत में हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वह क्या लिख रहा है? यहाँ पे हमने प्रश्न किया है, क्या लिख रहा है, इसलिए हमने यहाँ इसके वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। ताजमहल किसने बनवाया? किसने बनवाया? किसने यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं, इसलिए इसके अंत में भी हमने प्रश्नवाचक चिन्ह को लगाया है। हमारा जो पांचवा चिन्ह है वो है विस्मयादि बोधक चिन्ह।
एक्सक्लेमेशन मार्क। मन के हर्ष, विस्मय, शोक, घृणा, क्रोध आदि भावों को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त शब्दों के आगे विस्मयादि बोधक का प्रयोग होता है। उदाहरण, हाय, आह, छी, अरे, शाबाश। ये सब कैसे शब्द हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह शब्द हैं। तो इनके आगे हम क्या लगाएंगे? विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे एक उदाहरण है, हाय, वह मारा गया। आह, कितना सुहावना मौसम है। तो आपने यहाँ पे देखा हाय और आह, इन दोनों में ही हमने क्या किया है? विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा छठा चिन्ह है निर्देशक चिन्ह, जिसे हम डैश भी कहते हैं। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग विषय, विवाद संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे, उदाहरण के पश्चात, कथोपकथन के नाम के आगे किया जाता है। इसको रेखा चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है और अंग्रेजी में इसे हम डैश भी कहते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे एक उदाहरण हमने क्या लिखा है? जैसे, और जैसे के बाद हमने किस चिन्ह का प्रयोग किया? निर्देशक चिन्ह। निर्देश दिया अनार, आम, संतरा। दूसरा उदाहरण है अध्यापक। अध्यापक के आगे हमने डैश लगाया और तुम जा सकते हो, यानी कि यहाँ पे अध्यापक ने एक निर्देश दिया, इसलिए हमने यहाँ पे एक चिन्ह कौन सा लगाया? निर्देशक चिन्ह लगाया, तुम जा सकते हो के पहले और अध्यापक के बाद में। हमारा सातवां जो चिन्ह है वो है योजक चिन्ह, जिसे हाइफन कहते हैं इंग्लिश में। योजक चिन्ह का प्रयोग समस्त पदों के मध्य में किया जाता है या फिर दो शब्द जो एक दूसरे के विलोम होते हैं उनके बीच में भी किया जाता है। एक उदाहरण देखते हैं, सुख, दुख, लाभ, हानि, दिन, रात, यश, अपयश, तन, मन, धन। सुख और दुख एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं, यानी विलोम शब्द हैं। लाभ, हानि, दिन, रात, यश, अपयश, तन, मन, धन, इन सभी में आप देखेंगे इन सभी के मध्य में के बीच में हमने योजक चिन्हों का प्रयोग किया है। देश के दीवानों ने तन, मन, धन से देश की रक्षा के लिए प्रयत्न किया। अब यहाँ पे भी हमने तन, मन, धन के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया है। अब चलिए अपने आठवें चिन्ह की तरफ आते हैं, जिसे कहते हैं लाघव चिन्ह, और इसे अंग्रेजी में कहते हैं एब्रीविएशन। किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए कुछ अंश लिखकर लाघव चिन्ह लगा दिया जाता है। इसको संक्षेपण चिन्ह भी कहते हैं। एक उदाहरण देखते हैं, उत्तर प्रदेश के लिए हम ऊ के बाद लाघव चिन्ह और प्रा के बाद लाघव चिन्ह लगा देते हैं, तो ये संक्षेप में हो जाएगा। डॉक्टर के लिए डॉ लिख करके और फिर लाघव चिन्ह लगा दिया। इंजीनियर के लिए इंजी लिख करके और उसके बाद लाघव चिन्ह लगा दिया, तो ये संक्षेप में उत्तर प्रदेश डॉक्टर और इंजीनियर हो गया। ठीक, फिर हम आते हैं नवे चिन्ह की तरफ, जिसे कहते हैं उद्धरण या अवतरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास यहाँ पे दो तरह के होते हैं। उद्धरण चिन्ह के दो रूप हैं। एक होता है इकहरा उद्धरण चिन्ह, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास। इसका प्रयोग किसी रचना या किसी का उपनाम लिखते समय किया जाता है। जैसे गोदान प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कृति है। यहाँ पे गोदान क्या है? सिर्फ गोदान यहाँ पे एक रचना है और उसका रचना के बारे में बता रहे हैं, इसलिए हमने गोदान को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यानी कि इकहरे उद्धरण चिन्ह में लिखा है। इसी तरीके से दूसरा हमारे पास उदाहरण है, श्री रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि थे। यहाँ पे रामधारी सिंह जी का जो उपनाम है वो दिनकर है, इसलिए इस उपनाम को भी हमने किस में लिखा है? इकहरे उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत लिखा है। ठीक, अब दूसरा देखते हैं दोहरा उद्धरण चिन्ह, डबल इन्वर्टेड कॉमास। किसी कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत करने के लिए उद्धरण या अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पे देखते हैं, महाकवि तुलसीदास ने सत्य कहा है, पराधीन सपनेहु सुख नाही। अब चूंकि इनके द्वारा जो कहा गया वाक्य है उसमें हमने क्या किया? दोहरा उद्धरण चिन्ह पहले पराधीन के पहले और ना ही में विराम चिन्ह के बाद हमने लगा दिया। दूसरा उदाहरण है, भारतेंदु जी ने कहा हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। यहाँ पे हिंदी के पहले हमने दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाया है और हिंदुस्तान में विराम चिन्ह के बाद हमने दोहरा उद्धरण चिन्ह
लगाया है। तो किसी के द्वारा कहे गए किसी वाक्य को हम दोहरे उद्धरण चिन्ह यानी डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। कोष्टक चिन्ह यानी कि ब्रैकेट। तो ब्रैकेट का प्रयोग हम कैसे करते हैं? कोष्टक चिन्ह का प्रयोग अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए शब्द अथवा वाक्यांश को कोष्टक के अंदर लिखकर किया जाता है। एक उदाहरण देखते हैं। विश्वामित्र, फिर इन्वर्टेड, हम लोग ने देखा कि कोष्टक के अंदर क्या लिखा है? क्रोध में कांपते हुए ठहर जा, यानी कि हम उनके भाव को भी बता रहे हैं। तो भाव को हमने किस में लिखा? हमने कोष्टक के अंतर्गत लिखा है। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण है धर्मराज। धर्मराज कौन है इसको बताने के लिए हमने, चूंकि युधिष्ठिर कौन है? धर्मराज, इसको भी हमने किस में लिखा? ब्रैकेट यानी कोष्टक चिन्ह के द्वारा लिखते समय बताया। और इसमें लिखा है धर्मराज युधिष्ठिर सत्य और धर्म के संरक्षक थे। तो आपने देखा कि अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए शब्द अथवा वाक्यांश को कोष्टक के अंदर लिखा गया है यहाँ पे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। त्रुटि पूरक चिन्ह। विस्मरण चिन्ह का प्रयोग लिखते समय किसी शब्द को भूल जाने पर किया जाता है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ वाक्य लिख रहे हैं और लिखते लिखते उसमें कोई एक शब्द है जो हम गलती से भूल गए हैं। तो हम उस भूल को सुधारने के लिए क्या करते हैं? वहां पे त्रुटि पूरक जो चिन्ह होता है उसका प्रयोग कर देते हैं। जैसे कि मैं पिताजी के साथ गया, तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने साथ मैं भूल गई थी, तो वहां पे मैंने त्रुटि पूरक चिन्ह लगा दिया, जिससे कि ये हम लोग को पता चल गया कि यहाँ पे ये शब्द छूटा था। हमें रोजाना अपना कार्य चाहिए यानी करना चाहिए। मैं पिताजी के साथ कहाँ गया, वो जो शब्द था वो यहाँ पे त्रुटि पूरक लगा करके और ऊपर लिख सकते हैं हमें रोजाना अपना कार्य करना चाहिए। यहाँ पे क्या मिसिंग है? करना रह गया है, तो यहाँ पे हम त्रुटि पूरक चिन्ह लगा करके बाद में उस शब्द को लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह में आप देखेंगे कि विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के विषयों में कुछ सूचक निर्देश आदि देने के लिए किया जाता है। कुछ सूचना बताने के लिए या देने के लिए निर्देश जो होता है उसके लिए किया जाता है। वनों से निम्न लाभ है, तो यहाँ पे लाभ बताने का कुछ जानकारी देने जा रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे विवरण चिन्ह का प्रयोग किया है। ठीक, इसके बाद है देश। इस देश में बड़ी बड़ी नदियां हैं। अब नदियां हैं तो जाहिर सी बात है इसके आगे हम नदियों के नाम बताने जा रहे हैं, उनकी कुछ विशेषता या कुछ सूचना देने जा रहे हैं, कुछ सूचक निर्देश देने जा रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे विवरण चिन्ह का प्रयोग किया। तो इस प्रकार से आपके ये जो चिन्ह थे, हिंदी भाषा के जो विराम चिन्ह थे, ये यहाँ पे समाप्त होते हैं। मुझे आशा है कि आपको सभी चिन्ह समझ में आ गए होंगे, और अगर आप इस वीडियो को एक दो बार और देख लेंगे तो आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। बाकी पूरी विस्तार से आपके किताब में भी दिया हुआ है, उसको भी पढ़ लीजिएगा। लाइव क्लास में भी आपको ये सारी जानकारी दी जाएगी, पढ़ाई जाएगी, इसलिए आप कृपया इन सब चीज़ों को ध्यान से इसका अभ्यास कीजिएगा, पढ़िएगा और करने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।